Hello. Good morning, everyone. चलिए शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, Good आवाज morning, बिल्कुल आ sir. रही है। गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कैपेसिटर प्लेट है और उस कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख दें। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का जो मैंने तो आपको जब डेरिवेशन कराया था गुड उसमें मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख दिया था और बोला था कि अगर इसकी थिकनेस टी है तो इनके बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा वो डी माइनस टी है। ठीक है, तो इसका जो हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था वो निकाला था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी डी। माइनस टी टी 1 - 1/k। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसको एक प्लेट से जुड़ के ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेट से दूर हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं एक प्लेट ऐसे रख दूं और एक प्लेट ऐसे रख दूं और बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का जिसकी थिकनेस टी है, बट ये दोनों प्लेट से कहीं से अटैच नहीं है, ऐसे बीच में रखा हुआ है, तब भी जो इसका कैपेसिटेंस है वो d माइनस टी टाइम्स 1 - 1/k कर लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बच्चों आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था, अगर किसी के दिमाग में हो तो बता दीजिएगा, फॉर कंडक्टर्स k का वैल्यू कितना होता है फॉर कंडक्टर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यस सर। हाँ, k का वैल्यू फॉर कंडक्टर ये बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू फॉर कंडक्टर इनफाइनाइट। तो मान लीजिए आप जैसे दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, उनके बीच में कंडक्टर रख देते हैं। ठीक है, कंडक्टर रख देते हैं और इस कंडक्टर की जो थिकनेस है वो t है। ये परफेक्टली मतलब कंडक्टर प्लेट है, थिकनेस t है, तो इसका k हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर इसका k इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप बच्चों रख दीजिए यहाँ पे k इन्फिनिटी, तो देखिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी ब्रैकेट 1 - 1/k। तो बच्चों 1/∞ 0 हो जाएगा, तो जो ये बनेगा a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी कैपेसिटेंस। तो अगर बीच में आपने कंडक्टर प्लेट रख दिया है t थिकनेस का, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d माइनस टी। ठीक है, तो इतना बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लास में। थोड़े बहुत सिग्मा इंड्यूस का भी कुछ फॉर्मूला निकाला था, तो ये सारा डिस्कशन हुआ था, है ना। सिग्मा इंड्यूस बच्चों, जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू निकाली थी, अगर किसी को याद आ रहा हो, कोई बताना चाहे, सिग्मा इंड्यूस कितना निकाला था हम लोगों ने? जो प्लेट में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? किसी को याद है बच्चों? सिग्मा इंड्यूस सिग्मा ब्रैकेट में 1 - 1/k। बिल्कुल, सिग्मा इंड्यूस सिग्मा इंटू 1 - 1/k। बच्चों कुछ ऐसा ही रिजल्ट आ रहा था क्या? यस सर। ठीक है, तो ये इतना इंड्यूस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक प्लेट में। इतना बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब सवाल नहीं कर पाए थे कुछ, तो शुरुआत करेंगे बच्चों, कुछ सवाल करेंगे जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, और अगर कंडक्टिंग प्लेट वाले कुछ होंगे तो उस पर भी देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। अच्छा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हालांकि मैंने आपको बताया था। चलिए अच्छा, इस सवाल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की चर्चा हो गई है, तो पहले तो आप इस सवाल में मुझे केवल इतना बता दीजिए, इसके दो हिस्से कर देता हूं मैं, कि पहला हिस्सा आपको बताना है कैपेसिटेंस कितना होगा, ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसका कैपेसिटेंस बताना है, और दूसरा क्यू मैक्स, मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर किया जा सकता है। तो वैसे मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो यूज करिए और फिर मैं डिस्कशन करूंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। तो पहले तो आप बच्चों इसकी कैपेसिटेंस निकाल के बता दीजिए मुझे कितनी कैपेसिटेंस आएगी, फिर उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे।
10⁻12 होता है ना, 8.85 हाँ इंटू 10 पावर वही माइनस मैं टू सोच रहा था कि बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, इतनी तो नहीं आना चाहिए, 10⁻12 लिखना भूल गया था, बिल्कुल बिल्कुल, इंटू 10⁻12, तो जो ये बनेगा 4.425 इंटू 10⁻10 फैरेड, ये बनेगा बच्चों, है ना। कुछ किसी का कुछ और आ रहा हो तो डिस्कशन कर लीजिएगा। और क्यू मैक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्यू मैक्स कितना रखेंगे, क्या है क्यू मैक्स के लिए। इसको डायलेक्ट्रिक स्टैंड को इससे मल्टीपल कर देंगे सर, किससे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से सर। नहीं सर, केसी से निकालेंगे सर, केसी हो जाएगा, जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो केसी हो जाएगा, फिर उससे। ये तो नया कैपेसिटेंस तो केसी ही है, के देखिए लिखा हुआ ना, ए पहला वाला, ये बच्चों जो मैंने इसमें फॉर्मूला यूज किया ना, वो ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी यूज किया, क्योंकि पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, तो कैपेसिटेंस ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, है ना, क्योंकि पूरी चीज को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है, ठीक है। तो जैसे पार्शियली फिल है तो टी होगा जितना थिकनेस, पूरा फिल है तो ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। तो चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल्ड है तो इसका कैपेसिटेंस 4.425 इंटू 10⁻10 फैरेड आएगा। अब मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चों दिया हुआ है कैपेसिटेंस का, तो मुझे बताना है कि मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये हो। तो इसमें कोई अगर आप में से कोई बताना चाहे, कुछ चर्चा करना चाहे कि सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होता है। कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कोई कुछ बच्चों को बताना चाहेगा, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो कुछ। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है बच्चों, अगर आप लोग बताना चाहे। मैंने दो डेफिनेशन एक साथ पढ़ाई थी, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था। तो अगर दिमाग में आ रहा हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बताना चाहें आप में से। इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, जिसके बाद। वेरी गुड, तो बढ़िया है। जैसे इन्होंने बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे तो जिस पे डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करता है वेव एज कंडक्टर, हाँ, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे तो वो फिर बिहेव करना शुरू कर देगा एज अ कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया और इसके अंदर हम लोग ये प्लेट रखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऐसा डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आप कंडक्टर को रख दें तो कंडक्टर के बिहेवियर, वो सॉरी आई एम सो सॉरी, डाइलेक्ट्रिक रख दें तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए, क्योंकि एक बार ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया तो कैपेसिटर अपना पर्पस लूज कर देगा। कैपेसिटर का मतलब होता है चार्जेस स्टोर करना, इधर प्लस और इधर माइनस। अब ये बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो चार्जेस इसके थ्रू पास हो जाएंगे ना, तो कैपेसिटर अपना पर्पस लूज कर देगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये विदस्टैंड कर सकता है वो डाइलेक्ट्रिक जो है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो प्लेट्स के बीच में होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ये चाहते हो कि डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी को लूज ना करे तो उसको जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। जैसे इस सवाल में दे रखा है 1.9 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1.9 इंटू 10⁻7 है, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, अगर वो इस वैल्यू को एक्सीड कर गई, इस वैल्यू के बराबर या इससे ऊपर हो गई, तो फिर ये कंडक्टर बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते कंडक्टर बने, तो ये होना चाहिए। तो सिग्मा की वैल्यू हो जानी चाहिए, सिग्मा शुड बी लेस देन 1.9 इंटू 10⁻7 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है बच्चों चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये कम होना चाहिए 1.9 इंटू 10⁻7 एप्सिलॉन नॉट से। तो चार्ज जो है कम होना चाहिए 1.9 इंटू 10⁻7 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 100 है और सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 इधर। तो मैक्सिमम चार्ज जो आप ले जा सकते हैं वो ये मैक्सिमम चार्ज है ना, इससे कम होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 1.7 1.9 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 के पावर 5, इतने कूलम। तो इतने कूलम आपके पास मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, आपको चार्ज उससे कम रखना है ताकि ये स्टेबल रहे। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। तो ऊपर जो है ना पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है, तो उसके लिए ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी फॉर्मूला लगा दिया है। और नीचे मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन नहीं हो, तो वो इतना होगा। बच्चों फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बच्चों अगला सवाल लगाऊं? यस सर। ओके, अगला सवाल देखिए थोड़ा सा नो सर, नहीं हुआ है अभी। लिखिए लिखिए लिखिए। तो अगर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तो जो कैपेसिटेंस बनेगा वो बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन के, जहां पे टी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की। और अगर आपने बीच में कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दिया है तो यही बन जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी। तो अगर कोई बीच में कंडक्टिंग प्लेट रख दी है टी थिकनेस का तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है तो फिर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 पाई के। सर ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? आज तो चलेगा ही, मोस्ट प्रोबेबली कल। हेलो सर। बताइए, कल खत्म हो जाएगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन। सर हाँ हेलो बताइए सर। बताइए बताइए। सर हमारी क्लास लाइव करा दो, हमारे पूरे सेंटर पे 3 ही बच्चे आए हैं। आजकल है ना रात के 11 बजे से बारिश ही हो जा रही है, हमारा नेट भी नहीं चल रहा। किस सेंटर में है? सर नानो सेंटर पे। ओके, बोल देता हूं मैं। तो देखिए जो कैपेसिटेंस होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, सॉरी ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर प्लेट्स है ना उसको पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के से फिल कर दिया है, तो जो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा वो ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर पाएगा? तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने के लिए हमें देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताया गया है कि इस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1.7 इंटू 10 के पावर 1.9 इंटू 10 के पावर 7 है। तो हम चाहते हैं कि ये काम करता रहे, ऐसा डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं बने। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इस डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होगी। कारण क्या है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके ऊपर जाने पे कंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स बिहेविंग एज कंडक्टर। तो हम चाहते हैं कि हमारे डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वे इससे वैल्यू से कम हो। तो ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम चाहते हैं इससे कम हो कंडक्टर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो कैपेसिटर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे कम होनी चाहिए। तो सिग्मा की वैल्यू रख दी क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट इधर भेज दिया। तो जो चार्ज की वैल्यू हो वो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अचीव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये जो कैपेसिटर के बीच में फील्ड है अगर वो इस वैल्यू से कम रहेगी तो डाइलेक्ट्रिक हमारा नॉर्मल बिहेव करेगा, अदरवाइज ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है, गड़बड़ नहीं करिएगा, नोट कर लीजिए।
नारनौल पाठशाला मैंने बोल दिया है, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर वो लोग करेंगे। बच्चों सर देखिए, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ओके, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है 3:1। ठीक है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आप में से कोई बच्चों एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे किया है? तो थर्ड वाला आ रहा है। सर पहले C1 का A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बराबर होगा C1 के। ओके, फिर दूसरा निकालेंगे सर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस 2D अपॉन 3, डी माइनस 2D अपॉन 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये D अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। यानी 3 ऊपर आ जाएगा, और ठीक। फिर उसको जो है रेशियो ले पर लेंगे सर ये दोनों के आपने लेफ्ट। ये जैसे ये वाला फॉर्मूला ये क्या है, इसको समझाएंगे थोड़ा सा? सर क्योंकि सर मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट के अंदर जब कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है सर राइट राइट राइट, उसके अंदर। तो सर इतना जो है हमने माइनस कर दिया, क्योंकि इतना जो है ये 2D अपॉन 3 जो है कंडक्टर थी। बिल्कुल। बच्चों देखिए, पहले वाले केस में ना पूरा 2 प्लेट है, उनके बीच की दूरी d है। दूसरे वाले में क्या किया कि मेटल शीट ऑफ थिकनेस 2D/3, सेम एरिया इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम C2 देन C2/C1। तो दूसरे वाले केस में क्या करते हैं ना कि दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लेट थी और ये दूसरी प्लेट थी, इनके बीच का सेपरेशन d था, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन d था, और क्या किया गया, बीच में एक 2D/3 की प्लेट इंसर्ट कर दी गई, ऐसे 2D/3 की प्लेट इंसर्ट कर दी गई। तो आपसे पूछा गया है कि बाद में कैपेसिटेंस अगर C2 हो गई तो रेशियो बताना है। तो C2 होगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, है ना। क्यों थिकनेस क्यों माइनस कर दी? बच्चों अगर आप कंडक्टर इंसर्ट करेंगे ना, तो एक तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंडक्टिंग शीट इंसर्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। इसका अगर आप कारण थोड़ा सा सोचना चाहें कि ऐसा क्यों आ जाता है फॉर्मूला, तो देखिए ये कंडक्टिंग प्लेट हुई ना, तो अब ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एनर्जी स्टोर नहीं करता। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए ये वाला रीजन बचता है और ये वाला रीजन बचता है। तो ठीक है, तो जो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही वाला आप एरिया काउंट कर लीजिएगा। तो d है और इसका मान लीजिए थिकनेस t है, जो कि इस सवाल में 2D/3 है, तो d में से t घटा देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही एज अ कैपेसिटर बिहेव करेगा। तो यहाँ पे t की जगह 2D/3 है, तो ये बन जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बन जाएगा बच्चों d, ठीक है। तो जब आप रेशियो ले लेंगे तो 1:3 आ जाएगा, C1:C2 इज, हमसे क्या पूछा सवाल में, C2:C1 पूछा है, तो 3:1 आ जाएगा, C2:C1। तो C2/C1 आ जाएगा 3:1, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक और सवाल करते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे ही, घबराइएगा नहीं, आराम से सवाल पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है सवाल में देख लीजिए। सर रुक जाइए एक सेकंड। सर डन। बच्चों आइए अगला सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे, गड़बड़ नहीं करिएगा। सर 105 आ रही है x की वैल्यू। 105 आ रही है, ओके। बच्चों सवाल वेरी मच, हाँ बोलिए बोलिए। 105 आ रही है। ठीक, 105 सर, 105 आ रहा है, 105। बच्चों सवाल बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल जो जो सवाल में कहा गया आपको वही एज इट इज करना है और सिंप्लीफाई कर देना है बस। बच्चों देख लीजिए, x की वैल्यू 105 आनी चाहिए,
दो फॉर्मूले रख देने बच्चों, जैसे बोला गया पहला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है, एयर का हो या वैक्यूम का हो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लोज टू 1 होता है, ठीक है। तो आप जैसे ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी लगाएंगे, तो अगर वैक्यूम है या एयर है तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बनेगा, ठीक है, अगर एयर है और वैक्यूम है तो, ठीक है, क्योंकि इनके लिए के का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा 15 है। फिर बोला है सवाल में द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बिकम्स ट्वाइस, तो सेपरेशन को बच्चों ट्वाइस कर देंगे, 2D कर देंगे, एंड द स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 से फिल कर दिया गया है, तो वो रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो मतलब दो इक्वेशन बनेंगी। तो जब ओरिजिनल है तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, और बाद में जब आपने रख दिया है ना, सेपरेशन को डबल कर दिया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 रख दिया है, तो ए के एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। रेशियो लेना है, बस रेशियो लेंगे, एक्स की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 105। बच्चों हो पाया था ये सॉल्व सवाल, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, किसी को कुछ भी देखिए, ये सो हो गया था। हाँ कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। हो गया सर, रेडी हो जाएगा तो बताइए, फिर अगला सवाल किया जाएगा। हो गया सर। ठीक बच्चों, इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें एक्चुअली इसका एक ये आधा सवाल है, इसका एक और हिस्सा है, तो मैं वो दूसरा जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी यहीं पे लिख दूंगा। d/3 2d/3, जब मैं सवाल थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, एक्चुअली इसमें दो स्लाइड में लिख गया था सवाल। सवाल ये कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, इसको एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज x वेयर x इज लेस देन d। फिर दो केस है कि जब x का वैल्यू d/3 है तब कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैरेड है, तो जब x का वैल्यू 2d/3 हो जाएगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सवाल में पूछा गया आपसे। तो जब d/3 है वैल्यू तब कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, तो जब x का वैल्यू 2d/3 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, ओके। हो जाए बच्चों, सॉल्व बता दीजिएगा, किसी को कंफ्यूजन हो कुछ तो पूछ लीजिएगा। सर 4 आ रहा है। 4 हो जाएगा, आंसर 4। 4 हो जाएगा, ओके। सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, ओके। बच्चों कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला है ना उसमें वैल्यूज रख देता हूँ बस, है ना, और कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा कोई चीज़। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है कि ए एप्सिलॉन नॉट d-t ब्रैकेट में 1 - 1/k, तो जब d/3 है तो थिकनेस d/3 रख दिया है ना, थिकनेस x को ही थिकनेस बोल रहे हैं, और फिर जब थिकनेस 2d/3 है तो हमसे C2 पूछा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, रेशियो ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2/C2, कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ए एप्सिलॉन नॉट है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हटा दीजिए, डी हटा दीजिए, ठीक है। और इधर देखिए बच्चे, आप सॉल्व करेंगे ना, तो मैं पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर देता हूँ, तो देखिए ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 माइनस और ये 1 है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 - 1 + 1/4, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर को पूरा आप सॉल्व करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ,
ठीक है। नीचे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए नीचे ऊपर मतलब ये ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बचेगा। नीचे देखिए 1 माइनस एक सेकंड बच्चों, मैंने गड़बड़ करी है कैलकुलेशन, जस्ट अ मोमेंट है ना। ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 1 माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक्चुअली 1 माइनस 1/3 होगा और ये प्लस 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/3 और प्लस 1/12, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 एज इट इज रहने दीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए तो 12 हो जाएगा और ये बनेगा आपका 12 माइनस 4 प्लस 1, तो 12 माइनस 4 बनेगा आपका 8, 8 प्लस 1 9, तो एक्चुअल में ये 12/9 बचेगा। तो 12/9 आप 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 4, तो ऊपर बचेगा बच्चों 4/3 एक्चुअल में बचेगा, ठीक है। और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2/3 और ये बच जाएगा बच्चों प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेंगे आप तो 1 डिवाइडेड बाई पूरा डिवाइडेड बाई 12 एलसीएम लेंगे तो, और ये 12 होगा बच्चों 12 माइनस 3 4 8 और प्लस 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8 4 4 प्लस 2 6, तो ये बन जाएगा आपका 6, तो कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 2, तो बच्चों 2 एसिटिस आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 इन 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। C2 का वैल्यू बच्चों 3 आएगा, देख लीजिए किसी का, और आप लोग का 2 आ रहा था। अब मुझे बताइए कहाँ कैसे, कुछ अगर आपको लग रहा है मेरा कैलकुलेशन कुछ ऐसा है तो डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी कैलकुलेट करने के बाद बच्चों 3 आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी देख लीजिए। यही आ रहा था सर। 3 ही आ रहा है। उस तरीके से मतलब सर तुक्का लगाया था सर, दूसरे तरीके से। अच्छा अच्छा, आपने कैसे सर- किया? हाँ सर C1 बराबर होता सर, जब C था तो उसकी S की वैल्यू थी D/3 थी, ठीक है। तो उसको जब दूना किया गया तो उसका जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी दूनी हो जाएगी। डायलेक्ट्रिक था। स्ट्रेंथ यस सर, नहीं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के जगह 8 हो जाएगा सर, हमने मतलब ऐसा मान लिया। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, जब तक आप मटेरियल नहीं चेंज करेंगे ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। आप इसको थिकनेस को आधा कर देंगे तब भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 रहेगा, पूरा भर देंगे तब भी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कितना आप उसको फिल करते हैं उससे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हाँ, सी चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग कि आप कितना उसको फिल करते हैं, ठीक है। और किसी को इसमें बच्चों, वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हुआ? कौन सा वाला? K epsilon naught A upon D minus T। D-T, ओके। एक आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, A के एप्सिलॉन नॉट D-T ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? एक्चुअल में ये एक्चुअली कोई फॉर्मूला है नहीं बेटा, आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया। एक तो A के एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, ठीक है, ये जब पूरे आप फिल कर देते हैं पूरा, है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये बन जाता है। और एक आपने जो दूसरा बोला कि A एप्सिलॉन नॉट D-T, बच्चों ये वाला कब यूज करते हैं? अगर किसी को क्लिक हो रहा हो, ये वाला कब यूज करते हैं? मेटल प्लेट सर, सर, अगर बीच में कंडक्टर डाल दें। हाँ, बीच में कोई कंडक्टिंग प्लेट डाल देते हैं तो ये यूज करते हैं। अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक से है तो ये यूज करेंगे। आपने एक्चुअली इनको क्लब कर दिया, वैसा कुछ नहीं होता, इस टाइप की कोई चीज नहीं है, या तो ये है या तो ये है, ठीक है। और पार्शियली फिल्ड है तो फिर आप D-T ब्रैकेट के अंदर 1-1/K यूज करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर रुक जाइए, लिखिए लिखिए। बच्चों जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अब उसका डिस्कशन करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सर मुझे समझ नहीं आया ये। बताइए बेटा कहाँ पे नहीं समझ में आया, कौन सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, फिर से बताइए। देखिए इसमें बेटा कुछ भी नहीं किया है, मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? फॉर्मूला यूज़ किया है कैपेसिटेंस बराबर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D-T 1-1/K, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ किया है। A एप्सिलॉन नॉट D-T, T होती है थिकनेस जितना आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है,
तो सवाल में बोला गया है कि एक्चुअल में कि ये ऐसे x है। अब x की दो वैल्यूज हैं, एक बार x बराबर d/3 लेते हैं तो कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड आता है, फिर आप ये जो थिकनेस है x का इसको 2d/3 कर देते हैं तो बताइए कितना कैपेसिटेंस होगा। तो इसी सेम रिजल्ट को दो बार यूज करना है, एक बार थिकनेस d/3 रखनी है, एक बार थिकनेस 2d/3 रखनी है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को देखिए मैंने यहां पे लिखा है, एक बार थिकनेस d/3 रखी है, एक बार थिकनेस 2d/3 रखी है। जब d/3 थिकनेस है तो कैपेसिटेंस सवाल में देखिए 2 माइक्रोफैरेड बता रखा है ना, जब d/3 है तब 2 माइक्रोफैरेड है, और जब 2d/3 है तो हमें निकालना है। तो पूरा रिजल्ट लिख दिया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, बस यही है, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि आपको रेशियो निकालना है ना, फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्योर गणित है ना, यहां तक बस फिजिक्स है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो ऊपर वाले हिस्से को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 4/3 आएगा, ठीक है। मतलब इस वाली चीज का आंसर 4/3 आएगा, और नीचे वाली चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो जब रेशियो लेंगे तो 2/C2, ऊपर 4/3, ऊपर वाले का रेशियो 4/3 और नीचे वाले का 2 आया है, तो सिंप्लीफाई कर दिया तो C2 की वैल्यू 3 आएगी। ये x इक्वल टू dy3 कहाँ से आया? क्या क्या? सही, x इक्वल टू dy3। x इज इक्वल टू d/3 सवाल में दिया हुआ है कि जब थिकनेस डाइलेक्ट्रिक की d/3 है तब उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, और जब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस 2d/3 हो जाती है तो बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सवाल यही था कि जब थिकनेस d/3 है तब उसका कैपेसिटेंस अगर 2 माइक्रोफैरेड है तो 2d/3 में उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये था सवाल, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बताइए बताइए। क्वेश्चन में सर गिवन मैंने कहाँ पर है? इन्हें अलग अलग सॉल्व किया, मतलब पहले C1 को सॉल्व किया फिर C2 को सॉल्व किया, उनमें मुझे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू पता चल गई, फिर मैंने वही वैल्यू C2 में रख दी, वो 4 आ रहा है C2 की वैल्यू। नहीं सेम ही आएगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाले से A/0/D की वैल्यू निकाल लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपके मेथड से कर दूंगा, बाकी होगा ऐसा। हाँ, ये जो D माइनस D/3 है, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ है 1 माइनस 1/4 से। राइट, बिल्कुल। चूंकि मैं वापस से करता हूँ, आपने पूरा LCM ले लिया ना? मैं कर देता हूँ फिर से कैलकुलेशन। देखिए ये यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? यस सर, यहाँ तक क्लियर ठीक है। है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ना मैं लिख देता हूँ एज इट इज 2/C2, ठीक है। ऊपर चूंकि A एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह प्रेजेंट है और D भी प्रेजेंट है तो एक साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को देखिएगा, ऊपर वाले हिस्से को कैसे सॉल्व करूंगा, तो ऊपर लिखा हुआ है 1, चूंकि A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा 1 माइनस, ठीक है, 1/3 प्लस 1/12, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि एलसीएम ले लिया 12, तो 1 तो एज इट इज है, और इधर वाला एलसीएम 12 लेंगे, तो 12 लेंगे तो ऊपर लिखोगे 12 माइनस 1/12 कैसे आया? ये मल्टीप्लाई हो ना 1/3 इससे, तो 3 और 4 12 हो जाएगा। ओके सर, हम पहले D माइनस DX कर दे रहे थे फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन आप पहले उसको T को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब माइनस कर रहे हैं। एक्चुअली पूरा ब्रैकेट है ना, या तो आप ठीक है आप 1 माइनस 1 ऐसा, एक सेकंड ना, अननेसेसरी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ब्रैकेट पहले 1 माइनस 1/4 3/4 लिख लो तो भी गड़बड़ नहीं है ना, बल्कि आपका मेथड तो और मेरे से बेहतर है ना। अगर आप ब्रैकेट पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन और बच जाएगा। इसको 1/3 रहने दीजिए और ब्रैकेट में आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 बचेगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 बचेगा, और 1/3/4 तो एक्चुअल में 4/3, ठीक है। तो आपका तो और बेहतर है, ऐसे कर लीजिए आप। ये ब्रैकेट वाला आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तो और आसान तरीके से हो जाएगा, पूरा आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे कर लीजिए। बाकी देखिए बच्चों ये है कैलकुलेशन, आप कर लीजिए जैसे भी आपको सही लगे। आंसर इसका C2 का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। ये इक्वेशंस बनेंगी, सिंप्लीफिकेशन आप पे है कैसे आप करना चाहते हैं ना। चलिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बात करेंगे बच्चों कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अच्छा, हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से, पर आप ये जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बच्चों 2 प्लेट्स हैं, ठीक है ना, और एक में चार्ज इधर प्लस क्यू है और इधर चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू है ना,
अब ये प्लेट में एक में प्लस आया एक में माइनस आया, तो ये प्लस से माइनस हुआ कैसे होगा? तो देखिए बच्चों, होता ये है प्रोसेस में कि हम क्या करते हैं कि इस दो न्यूट्रल प्लेट होती हैं, दोनों में कोई चार्ज नहीं, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल प्लेट होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफर करते हैं, इस न्यूट्रल प्लेट से चार्ज उठा के इधर रखते जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप लगातार उठा के चार्ज इधर रखते जा रहे हैं ना, तो चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज उठाएंगे, ठीक है, तो उसमें निगेटिव चार्ज आता जाएगा। पॉजिटिव उठाएंगे तो ना, न्यूट्रल है, पॉजिटिव उठाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, और इसमें न्यूट्रल प्लेट में पॉजिटिव रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव बिल्डअप होता जाएगा। तो लगातार आप एक प्लेट से उठा के दूसरे में रख रहे हैं, तो जिससे उठा रहे हैं उसमें निगेटिव आ रहा है और जिस पे रख रहे हैं उसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो मान लीजिए आपको फाइनल यहां पे पहुंचना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। बीच में किसी मोमेंट पे इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। पहुंचना आपको अल्टीमेटली कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू तक है, ठीक है, पहुंचना यहां तक है, पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, बीच में ये स्टेट आई होगी कि ट्रांसफर करते करते, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए यहां से आप इधर डी क्यू और ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे प्लस क्यू है, ठीक है, आप लाते गए चार्ज लाते गए, है ना, ये किसी टाइम टी पे ये सिचुएशन है। अब डी क्यू और आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चों आप जब जैसे यहां से डी क्यू निकालेंगे और यहां पे रखेंगे, तो आपको निकालते वक्त भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये पॉजिटिव को आने नहीं देगा, तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और ये जो पॉजिटिव है ये रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि ये पसंद नहीं करेगा, सेम नेचर है ना चार्ज का। तो आप यहां से निकाल के इसको यहां पे रखेंगे, तो निकालने में भी मेहनत करनी पड़ेगी और इसको पुट करने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिपल्शन है। और जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप एनर्जी खर्च करेंगे, वो सब एनर्जी में कैपेसिटर के स्टोर होता जाएगा। कितना एनर्जी स्टोर होगा तो निकालते हैं बच्चों। तो जितना इस डीक्यू के ट्रांसफर में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा डेल्टा वी इंटू डी क्यू, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू जितना चार्ज आ रहे हैं उतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो और जितना वर्क करेंगे बच्चों, वही इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और डी क्यू, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। तो हम सबको पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो हमें पता है कि इस मोमेंट में जब डी क्यू ला रहे हैं तो क्यू चार्ज स्टोर है, तो हम लोग कैपेसिटेंस बराबर लिखेंगे क्यू चार्ज स्टोर है डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है ना ये डी क्यू के टर्म्स में। तो अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको भी क्यू के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं डी यू बराबर क्यू बाई सी टाइम्स डी क्यू। इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड यू बराबर बन जाएगा, पहले चार्ज स्टोर कुछ नहीं था और फाइनली चार्ज कहां तक ले जा रहे हैं, कैपिटल क्यू तक। तो इसमें से जो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इतना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब इसको डिफरेंट फॉर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्यू बराबर आप लिख दो CV, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ C, और Q की जगह CV रख देंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। बहुत कॉमनली सीन फॉर्मूला है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा। तो C और V पता है तो हाफ CV स्क्वायर, QC पता है तो Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इसमें और कर सकते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस आपको हटाना है तो कैपेसिटेंस हटा दीजिए। एनर्जी स्टोर्ड का तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ, कैपेसिटेंस हटा दीजिए। किस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस हटाएंगे, तो C बराबर Q बाई V कर दीजिए। तो C की जगह में रख दूंगा Q बाय V, और V स्क्वायर, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा, हाफ Q इंटू V। तो 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा टॉप 1 2, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनमें से भी सबसे कॉमनली यूज्ड हाफ CV स्क्वायर है, तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये और ये, तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों आगे, और कुछ डाउट हो, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आ गया सर? क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने सर मान लिया क्या, एज्यूम कर लिया? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि इधर निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इधर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ना, तो दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है। इनिशियली न्यूट्रल थे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, पर जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना।
ज्यादा एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर हायर पोटेंशियल, और एक पे निगेटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल, है ना। बच्चों रेडी हैं क्या? सवाल लगा दूं मैं? सर 1 मिनट रुक चाहिए। लिखिए लिखिए। देन पूछा होगा तो सर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा वी इंटू डेल्टा डी क्यू, और अगर एनर्जी स्टोर पूछी होगी तो हाफ क्यू वी लगाएंगे। नहीं नहीं, क्या क्या कह रहे हैं आप, फिर से पूछिए। क्या अगर ये पूछी जाए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा क्यू, वर्क डन पूछे जाए तो। नहीं, जितना देखिए, वैसे तो वर्क डन नहीं पूछेंगे, पर अगर मान लीजिए किसी सवाल में पूछ लेते वर्क डन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, जितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ उतना ही एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है। ठीक है, तो हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई सी जो भी है, ये तीनों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये तीनों है। ठीक है, यहां पे देखिए ना, डी डब्ल्यू को मैंने अचानक से डी यू लिख दिया, तो क्योंकि जितना हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं चार्ज ट्रांसफर पे, वही हमारा वर्क है और वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए डी डब्ल्यू को सीधे डी यू लिख दिया है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है जो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बिल्कुल। देखिए शुरुआत में तो कोई चार्जेस है नहीं प्लेट्स के पास, तो शुरुआत में कुछ एनर्जी स्टोर नहीं है ना, कुछ भी वर्क नहीं अगर हुआ दिया है क्वेश्चन में तो। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दी होगी तो। देखिए अगर जैसे पोटेंशियल इनिशियल कुछ चार्ज है अगर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इनिशियल कुछ चार्ज नहीं है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं कोई कैपेसिटर दे दूं और तो कैसे की रेट होगी सर? हाँ कैसे, मतलब एक बार बता। जैसे मान लो कि एक इनिशियल में दे दूं कि इस पे ना, इसको कुछ चार्ज करके लिया, इसमें 2 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर है और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और बाद में इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो पहले इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर है और बाद में कुछ एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो फिर आप इनिशियल, अगर इनिशियल कुछ चार्ज स्टोर नहीं है तो उसकी एनर्जी 0 होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। बच्चों एक सवाल करते हैं इस पे, आइए थोड़ा सा, बहुत आसान सा सवाल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, आराम से निकालिएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस है। ठीक है, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 10 वोल्ट, एनर्जी स्टोर्ड इज। सेकंड ऑप्शन। The second option. ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। हाफ सी वी स्क्वायर, तो बच्चों सी का वैल्यू 50 माइक्रोफैरेड, 15 × 10 की पावर -6, हाफ सी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये 25 हो जाएगा, तो 25 × 10 के पावर -4। ठीक है, तो 2.5 × 10 के पावर -3 जूल, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा बच्चों हाफ सी वी स्क्वायर यूज किया है, क्यों सर? क्योंकि सी और वी पता थे, जब क्यू और वी पता होंगे तो क्यू वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्यू और सी पता होंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 × सी यूज करेंगे। जो हमें पता होगा सवाल में, उसी के आधार पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिसाइड करेंगे। अगला सवाल, सर सेकंड ऑप्शन। ओके, The second आ रहा है। ठीक है,
पावर डिलीवर्ड टू पेशेंट, तो जितनी एनर्जी पेशेंट को डिलीवर की जाएगी डिवाइडेड बाय टाइम, यही हो जाएगा पावर डिलीवर्ड टू पेशेंट। तो समय दे रखा है सवाल में 2 मिली सेकेंड, यानी 2 × 10⁻³ ठीक है, इतना समय दे रखा है। और कितनी एनर्जी डिलीवर की जाएगी, तो हाफ CV² है ना बच्चों, एक बार फिर से देखो, C इतना है और चार्ज कर दिया गया 3000 वोल्ट है ना, तो CV² वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। हाफ C का वैल्यू है 40 माइक्रोफैरेड, तो 40 × 10⁻⁻6 और V² यानी 3 × 10⁻³ उसका स्क्वायर, तो 9 × 10⁻6 ठीक है। तो 10⁻6 + 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कैंसिल करोगे 20, 2 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 10, तो हो जाएगा 90 × 10⁻³ वॉट। इतनी एनर्जी या इतनी पावर पेशेंट को मिलेगी, तो 90 किलोवाट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है। तो जितना एनर्जी स्टोर था वही एनर्जी पेशेंट को ट्रांसफर होगी, और कितने समय में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2 मिली सेकेंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिएगा टाइम से, आंसर आ जाएगा। यस सर ये चलिए अब बच्चों एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पे भी डिस्कशन करेंगे है ना, उसका फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एनर्जी डेंसिटी, अगली हेडिंग डाल दीजिए उसी कंटिन्यूएशन में, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बच्चों नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए एक कैपेसिटेंस है, सॉरी एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही एग्जांपल लेते हैं, और इसको जो चार्ज स्टोर है इसमें, ये +Q -Q कुछ इस तरह से चार्ज स्टोर है ठीक है। इस चार्ज की वजह से इसमें जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, इनके बीच का दूरी d है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया गया है। तो और अगर Q चार्ज स्टोर है तो इसमें एनर्जी स्टोर हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर हो जाएगा Q² / 2 × C ठीक है। तो 1/2 को एज इट इज रहने देते हैं। Q को बच्चों लिख देता हूं मैं सिग्मा × A, तो सिग्मा × A का होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो Q को लिख देंगे सिग्मा × A और कैपेसिटेंस को लिख दूंगा A∁0/d। तो बच्चों ये D ऊपर पहुंच जाएगा है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ, ये D ऊपर चला जाएगा, इसको ओपन कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर A² / A∁0। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा ठीक है। और बच्चों ये जो एरिया × D है ठीक है, हाफ एरिया ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट्स और D उनके बीच की दूरी, और ये बन जाएगा σ² / ε0। तो ε0 से बच्चों ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ε0 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाना है, इस वजह से सारा ये कैलकुलेशन चल रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये वॉल्यूम आ जाएगा है ना, कि इन प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इनके बीच की दूरी D है, तो इसका वॉल्यूम ये A × D वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इधर भेज दीजिए आप, तो ये बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी है ना। तो ये आ जाएगा इधर और ये बचेगा 1/2 एज इट इज ठीक है। और थोड़ा सा देखिए बच्चों, σ² और नीचे ε0 का स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे σ/ε0 का होल स्क्वायर इंटू ε0। बच्चों σ/ε0 को शायद आप जानते होंगे एनर्जी डेंसिटी के लिए, σ/ε0 क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक होता है। फील्ड, उस रीजन में एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ E² ε0। तो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा हाफ E² ε0। अगर आप वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस आ जाएगी ठीक है। अभी तो हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा हाफ E² ε0। तो पूरा डिस्कशन याद रह जाए तो अच्छी बात है, फॉर्मूला तो मस्ट है ना, फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद रखना है विदाउट फेल, हाफ E² ε0 एनर्जी डेंसिटी। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे सवाल करेंगे इसी पे। वेट कर रहा हूं बच्चों, जब भी रेडी हो जाइएगा बताइएगा, सवाल किया जाएगा।
बच्चों लगा दो सवाल। ये सर लगा दीजिए। ठीक, बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर ऑफ एरिया ए सेपरेशन डी केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन बाय। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है बच्चों आपको। जो भी आपको आंसर सही लगे। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। The first option. बिल्कुल बच्चों देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है तो आप बच्चों क्या चेंज करना चाहिए हम लोग को? एक ही चीज दिख रही है आपको, ई का टर्म कहीं नहीं दिख रहा है। ई की जगह डी बाई डी कर देंगे। ई की जगह क्या रख देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस सर वी अपॉन डी रख देंगे सर, ई की जगह डी अपॉन डी। बाई डी। बिल्कुल, ई की जगह वी अपॉन डी रख देंगे, है ना। कैसे पता चला सर? तो हमने बच्चों पढ़ा था ई का एक्स कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल एक्स और ई का वाई कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ऐसे करके पढ़े थे। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। निगेटिव साइन बताएगा कि डायरेक्शन किधर होगी, है ना। तो अगर केवल मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय दूरी। तो जैसे यहाँ पे दो प्लेट्स हैं बच्चों, ध्यान रख लीजिए, है ना, हो सकता है आपको ये यूज करना पड़े। तो आपको पता है कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, एक माइनस चार्ज होती है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ई बाई डी होगा, ठीक है, जहाँ पे डी इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है ना। तो सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी होगा, ठीक है, डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो डेल्टा वी बाई डी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी बाय डी होगा, डेल्टा वी बाय डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अभी सवाल में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना है, तो डेल्टा वी बाई डी रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी बाई डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, देखिए। सी सर। ओके, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी बच्चों, ये सी एनर्जी, ऑप्शन। बिल्कुल, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो गया और इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को कुल मिला के बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगली हेडिंग डाली बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए बच्चों दो कॉम्बिनेशन है, जैसे हम लोग सीरीज में पढ़ते हैं, सॉरी रेजिस्टर में पढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल, उसी तरह से कैपेसिटर में भी दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सीरीज और पैरेलल। मैं दोनों आपको एक एक करके समझाता हूं, ठीक है, आप नोट भी करते रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सवाल कैसे बनेंगे, डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, सवाल कैसे बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी डेरिवेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, तो देख लीजिए एक बार। मतलब जो दो कैपेसिटर हैं C1 C2 इस तरह से कनेक्टेड होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और अगर ऐसे कनेक्टेड हैं दो प्लेट्स तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है, अगर बैटरी आप इस तरह से कुछ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और बैटरी में कंफ्यूज मत हो जाएगा, बैटरी में एक एंड हायर पोटेंशियल वाला उसका लाइन थोड़ा बड़ा होगा और जो छोटा लोअर पोटेंशियल है उसका लाइन छोटा होगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों ऑलमोस्ट सेम लेंथ की ड्रॉ करेंगे, तो यहां से आप डिफरेंस जान सकते हो, ठीक है, C1 C2। अब कुछ चीजें बच्चों ध्यान रखना है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो सीरीज में क्या ध्यान रखना है, चार्ज
फॉर बोथ कैपेसिटर या जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स हैं, तो चार्ज स्टोर्ड फॉर कैपेसिटर्स इज सेम। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनमें चार्ज स्टोर्ड सेम रहेगा अगर वो कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मे और मे नॉट भी सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, सेम तब होगा जब दोनों कैपेसिटेंस सेम होंगे, तब सेम होगा, अदरवाइज अलग होगा। ठीक है, तो अगर आप दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V1 मान लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मान लेते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के एक कैपेसिटर लगाना है जो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे जैसे ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो इसको हम लोग बोल देते हैं C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2। तो V को लिख सकते हैं बच्चों Q अपॉन C, तो लिख देंगे Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, और V1 को लिख देंगे Q अपॉन C1 और V2 को लिख देंगे Q अपॉन C2, क्योंकि जो चार्ज स्टोर इसमें रहेगा वही चार्ज स्टोर इसमें रहेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही ये बिहेव करे, तो चार्ज स्टोर इसमें भी सेम रहेगा, तो Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर दो हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा C इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अपॉन सम। तो अगर दो कैपेसिटर हैं बच्चों तो प्रोडक्ट अपॉन सम आप सीधा सीधा याद रखिए, दो से ज्यादा हैं तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। ठीक है, चार्ज स्टोर अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटेंस। मान लीजिए इधर Q1 है और इधर जो चार्ज आ रहा है मान लीजिए Q2 है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के बच्चों हम एक कैपेसिटर लगाना चाह रहे हैं C इक्विवेलेंट। तो यहां से लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोन Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q की जगह लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 की जगह लिख देंगे C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा V, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा C1 प्लस C2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो प्रोडक्ट अपॉन सम C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, आप लोगों को बच्चों रिजल्ट याद रखने हैं, मेनली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जोड़ देना है, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फिर प्रोडक्ट अपॉन सम करना है। लिख लीजिए जल्दी से, रेडी हो जाएगी तो बताइएगा, सवाल किया जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों बस इतना ध्यान रखिएगा कि चार्ज स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स मस्ट बी सेम। और अगर सारे कैपेसिटर सेम हो तो सिर्फ C अपॉन N हो जाएगा ना, C अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में। सीरीज में हाँ, सीरीज में C बाई N हो जाएगा और इसमें N टाइम्स C हो जाएगा। रेडी क्या बच्चों, कराऊं कुछ सवाल? हो या सर। ठीक है, आइए बच्चों कुछ सवाल करते हैं ना तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा। देखिए बच्चों, इसमें ना बहुत सारे बनते हैं कैपेसिटर, बहुत सारे सर्किट्स बनते हैं।
तो जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के रजिस्टर के लिए बनते हैं, वैसे ही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर के लिए बनते हैं। तो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे लैडर हो गया, ठीक है, सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो मैं इन मतलब कैपेसिटर वाले सर्किट और रजिस्टर वाले सर्किट पैरेलल दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, सर्किट सॉल्व करने के लिए कैपेसिटर से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। अगर उनको सर्किट सॉल्व करना आपको देखना होगा कि आपको आता है या नहीं, तो ज्यादातर सवाल वो रजिस्टर में देख लेंगे कि आपको, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर एग्जैक्टली सेम है सर्किट के मामले में। तो अगर उनको चेक करना होगा कि आपको आता है नहीं सर्किट सॉल्व करना, तो इलेक्ट्रिकल वाले में, मतलब रजिस्टर वाले में आपको ज्यादा चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल के एक स्पेशल, मतलब अलग तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए, कि आप बस इन फॉर्मूलों से फेमिलियर हो जाएं। कुछ एक आध सवाल करते हैं, आइए। बाकी इस पे जो डिफरेंट टाइप के सर्किट बनेंगे वो मैं आपको रजिस्टर में इसी के, मतलब फिर वहां पे बताऊंगा, देखिए कैपेसिटर कैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ हम लोग पैरेलल में कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बताता हूं जो सवाल मोस्ट प्रोबेबली कैपेसिटर में बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। तो कुछ ताकि आप फॉर्मूला लगाना सीख जाएं, इसके लिए मैं एक आध आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। तो वो थोड़ा सा देखिए आप। पहला सवाल बच्चों, कुछ कैपेसिटर है जैसे कि 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ऐसे करते बच्चों 8 माइक्रोफैरेड अप टू इंफिनिटी, है ना। ऐसे ही कुछ कैपेसिटर्स हैं, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड सी इक्विवेलेंट। फाइंड सी इक्विवेलेंट। तो जो हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके इंफिनिटी तक कैपेसिटेंस है, सबको सीरीज में कर दिया गया है। सी इक्विवेलेंट बताना है आपको कितना होगा। सर 1/2। ओके, बच्चों इसका आंसर आया नहीं है पहले वाले का। सर 2 माइक्रोफैरेड आ रहा है। 2 माइक्रोफैरेड आ रहा है, 1/2 1/2। ओके 2 1/2 आ रहा है। ओके बच्चों देखिए, सीरीज में कनेक्टेड तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे। तो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला 4 है, चौथा वाला 8 है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बच्चों ये हमें बच्चों ये क्या है, ये जैसे ये कौन सी सीरीज बोला जाएगा इसको? जीपी सीरीज। जीपी है, बिल्कुल जीपी। ठीक है। और इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? इसका कॉमन रेशियो 1/2 1/2। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है बच्चों जीपी के लिए? 1/1/1 बिल्कुल बिल्कुल, a/1 - r। तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2। तो बच्चों आप लोगों को कितना आ रहा था? तो 2 आ जाएगा। 2 आएगा ना शायद। 2 आ रहा है तो मेरा भी 2 बिल्कुल, सम एक्चुअली 2 आएगा, सम 2 आएगा, पर इसका सम जो है बिल्कुल 2 आएगा, पर एक्चुअल में 1/C इक्विवेलेंट है ना। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। बिल्कुल आप लोग सही थे, 1/2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा एकदम। दूसरे वाले का बच्चों आंसर आ गया हो तो बता दीजिए। सेकंड का 2 आ थोड़ा रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं क्या, जैसे 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है। ओके, हाँ हाँ बताइए कैसे देख सकते हैं। और तो जैसे सबसे कम वाले से भी कम वैल्यू आएगी, सबसे कम वाले से भी कम वैल्यू आएगी। मेक सेंस, सही बात, सही बात है ना? एकदम। हाँ चलिए, आ जाएगा दूसरे वाले का 2। सी इक्विवेलेंट इसके लिए बच्चों कैसे करेंगे? तो देखिए ऊपर वाले 2 सीरीज में है, नीचे वाला पैरेलल है, तो ऊपर वालों को कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 6 और 3 का 2 2 आ रहा है सर। 2 आ जाएगा। हाँ, ऊपर वाले को बच्चों इनका 2 आएगा और नीचे 2 रखा है। कैसे आएगा? प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट 18 हो जाएगा और सम हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बनेगा, तो ऊपर 2 और फिर इधर ये 4 है। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए C1 + C2 होता है, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर एक 4 का लगा हुआ है, 4 4। इसका इन दोनों का आप निकालेंगे तो फिर से प्रोडक्ट अपॉन सम।
तो प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू 4, सम करेंगे 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ठीक है। तो ये बस मैंने बेसिक करा दिए आपको, है ना। बनते बहुत सारे हैं, पर सर्किट सॉल्व कराना होगा बच्चों तो आपके कॉन्सेप्ट अगर चेक करना है कि आपको आता है कि नहीं, तो वो रेजिस्टेंस वाले आपको कॉम्बिनेशन देके चेक करेंगे, कैपेसिटर वाले कॉम्बिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल एक साथ से ही चलते हैं। तो क्या हम नहीं करेंगे? करेंगे, पर जब मैं आपको रजिस्टर वाले सर्किट कराऊंगा तो साथ ही साथ कैपेसिटर के भी उसी टाइम पे पैरेलल करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। कैपेसिटर में थोड़ा अलग टाइप के क्या क्या फाइनाइट लेटर वाला उस वक्त कराएंगे। हाँ, फाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स होता है, सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स है ना, तो जब रजिस्टर वाले करेंगे तो साथ ही साथ कैपेसिटर के साथ, जैसे लैडर प्रॉब्लम रजिस्टर में करेंगे, है ना, तो रजिस्टर का लैडर करेंगे, उसी के पैरेलल में आपको उसी के साथ साथ मैं कैपेसिटर का भी लैडर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसा 2 बार हमें नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आप समझ जाएंगे पहले। अगर देखिए, वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि सिमेट्री या लैडर के बनेंगी प्रॉब्लम्स, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। अगर बनेगा तो रजिस्टर से बनेगा, कैपेसिटर से नहीं बनेगा वो भी। ठीक है, कैपेसिटर में थोड़ा अलग टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, कैसे बनते हैं आइए थोड़ा सा करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, कैपेसिटर में कैसे बनेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 हिस्से कर दिए गए हैं और दोनों को अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया। मान लीजिए टोटल सेपरेशन D था, ठीक है, और इसमें 2 हिस्से कर दिए गए हैं। एक हिस्से को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से फिल कर दिया गया है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से फिल कर दिया गया है, इसका थिकनेस T1 है, और दूसरे वाले को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 से फिल कर दिया गया है। ठीक है, इसको दूसरे वाले को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 से फिल कर दिया गया है और इसका थिकनेस T2 है। ठीक है, तो आपको बताना है कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट कितना होगा ये आपको सवाल में बताना है। तो बच्चों एक चीज जरा ध्यान से सुनिए, आप इसको एक अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कीजिएगा और इसको एक अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट करिएगा, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे इसको एक कैपेसिटर मान लेंगे तो एक्चुअल में ये इसको आप ऐसा मान सकते हैं, सीरीज में है, बिल्कुल सीरीज में है ना। तो आप ऐसा मान लीजिए K1 और थिकनेस T1 और दूसरा वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, थिकनेस T2। तो मुझे आप जो इसका सी इक्विवेलेंट फटाफट से निकाल के बता दीजिए तो कितना आएगा।
फिर T1 T2 तो कट जाएगा। हाँ, कोशिश करते हैं थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड अगर बन जाएगा तो A K1 K2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T1 T2, इसमें लेंगे एलसीएम तो ये बनेगा T2 K1 प्लस T2 K1 प्लस K2 T1 और ऊपर चला जाएगा T1 T2। तो इसके लिए जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी ये बराबर आएगा A K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T2 K1 प्लस K2 T1। ठीक है, अब सर ये K1 K2 नीचे आ जाएगा ना, कहाँ पे? तो सी इक्विवेलेंट में K1 K2 फिर नीचे कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे लास्ट में जो आपने लिखा है। राइट एब्सोल्युटली। हाँ, तो सी इक्विवेलेंट अगर K1 K2 आप नीचे ले आओगे तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो बच्चों देखिए, मैं आपको इसको जनरल अगर हम आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है और डिफरेंट टाइप के K1 K2 K3 ऐसे डिफरेंट टाइप के लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए जनरल फार्मूला कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जनरल फार्मूला अगर आप लिखना चाहो तो जनरल फार्मूला इसका इस तरह से बनेगा। देखिए ये तो दो के लिए है ना, अगर आप जनरल लिखना चाहो तो लिखोगे सी इक्विवेलेंट बराबर A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा बच्चों समेशन ऑफ Ti बाई Ki, समेशन ऑफ T बाई के। बच्चों ये समेशन ऑफ T बाई के का मतलब आप लोग समझ पाए क्या है ये समेशन ऑफ T बाई के? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? यस सर। सर जितने भी सर T1 अपॉन K1 इस तरह के जितने आखिर तक सबको जोड़ देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सी इक्विवेलेंट देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए K1 थिकनेस T1 है, K2 थिकनेस T2 है, K3 थिकनेस T3, K4 थिकनेस T4, तो जो उसका सी इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा A एप्सिलॉन नॉट T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उस तरह से सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड है ना, कुछ सवालों में जैसे आपसे पूछ देगा इसका K इक्विवेलेंट बता दीजिए, है ना, कि हमें K1 और K2 K3 ऐसा अलग अलग नहीं रखना, यहाँ पे K इक्विवेलेंट कितना रखें। तो देखिए जरा सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आप A K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट, है ना, डिवाइडेड बाई D, ये बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय समेशन ऑफ T बाई K। यहाँ से देखिए A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी D डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ T बाई K। ठीक है, तो ये K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब आप समझ पाए क्या कि K इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों K1 K2 की जगह हम K इक्विवेलेंट का रख पाएंगे। तो D डिवाइड बाय समेशन ऑफ T बाई K, है ना, तो टोटल दूरी D है, D डिवाइड बाय T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, तो ये K इक्विवेलेंट आ जाएगा। C इक्विवेलेंट ये A एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ T बाई K इक्विवेलेंट D डिवाइड बाय समेशन ऑफ T बाई K। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों बच्चों आप देखिए, ये तो पूरा डेरिवेशन है ना, आप समझ जाते हैं, याद रखते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं याद रहता है बच्चों तो ये रिजल्ट आपको याद रहेगा तो बढ़िया है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ T बाई K और K इक्विवेलेंट D डिवाइड बाय समेशन ऑफ T बाई K। सवाल किया जाए बच्चों इसी पे एक, रेडी हैं? यस सर। ठीक, आइए। चलिए, मान लीजिए बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। स्टैंड बैक कर दीजिए। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। डाल सर। ठीक, आइए बच्चों एक सवाल करते हैं, सेम जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही करना है। ठीक है, कुछ उसमें आप लोग को अलग से कुछ नहीं सोचना है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है,
और इनके बीच की दूरी बच्चों 5 मिलीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 5 mm डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। और इनके बीच में 3 प्लेट्स रख देते हैं, ठीक है, 3 डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, एक 2 मिलीमीटर, दूसरी वाली भी 2 मिलीमीटर और तीसरा 1 मिलीमीटर, ठीक है, तीसरा 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर 5 है और ये 2 mm है, ठीक है। इसका K 5 है, इसका K 10 है, 2 mm है और इसका K बराबर 15 है और ये 1 mm है। प्लेट का एरिया A है तो आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस बता दीजिए और K इक्विवेलेंट बता दीजिए। K इक्विवेलेंट कितना होगा और कैपेसिटेंस बता दीजिए। K इक्विवेलेंट बता दीजिए, कैपेसिटेंस बता दीजिए। तो फर्स्ट का होगा 3/2 ए एप्सिलॉन नॉट। ओके ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 आ रहा है ओके सी क्यू। लगा 15/2 आ रहा है। बच्चों K इक्विवेलेंट 15/2 आना चाहिए, देख लीजिए आप लोग। और K इक्विवेलेंट आ तो गया, आएगा हाँ 15/2 है सर 3/2। हाँ, और फिर आपके पास K इक्विवेलेंट आ गया ना, तो आप सीधे K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट अपॉन D यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5 मिलीमीटर था D, तो D का वैल्यू 5 × 10⁻³ K इक्विवेलेंट 15/2 था और एप्सिलॉन नॉट। तो K इक्विवेलेंट अगर आप एक बार निकाल लेंगे तो फिर बाकी फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नोट कर लीजिए बच्चों, अगला सीमा- सवाल। हाँ सर सीमा 3/2 सर 2 आएगा। छोड़ देना सर 2 छोड़ देना आप कहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया है? टी वाले में सी में। अच्छा, इसके फाइनल आंसर में। यस सर। यस सर। 15 के नीचे 2 जो था। ठीक। यस तो बच्चों एक बार आपके पास K इक्विवेलेंट आ गया ना, तो आप सीधे सीधे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, A × K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट बाई D। चलिए, अब जैसे हम लोगों ने सीरीज के लिए किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी डिस्कशन करना है, ठीक है। तो तो एक पैरेलल, सेकंड। हाँ नोट कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करना है। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करना है मैं बताता हूं आपको। तो जैसे इसमें जो सेपरेशन था वो डिवाइड हो गया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरिया डिवाइड हो जाएगा। रेडी हैं क्या बच्चों? लगाऊं सवाल अगला? यस सर। ठीक, एरिया डिवाइड हो जाएगा। एरिया कैसे डिवाइड होगा तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक अपर प्लेट है और ये एक लोअर प्लेट है, ठीक है। दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, ठीक है। ऊपर वाले का कुछ मैं मान लेता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट है, ठीक है, और इधर एक प्लेट है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया ऑक्यूपाई करता है वो A1 है, जो नीचे एरिया ऑक्यूपाई करता है वो A2 है, ठीक है, और ये दूरी D है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं C1 और C2। तो जैसे आप C इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो A K एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C2 लिखेंगे तो लिखेंगे A K एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा A1 K1 प्लस A2 K2, ठीक है।
तो सी इक्विवेलेंट की जगह आप लिखेंगे ऐसा ए के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ से बच्चों देखिए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ ए के डिवाइड बाय ए, ठीक है, समेशन ऑफ ए के डिवाइड बाय ए, ये के इक्विवेलेंट कहलाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, सवाल कराता हूँ मैं इस पे फिर। ऊपर वाला बच्चों a/2 है और बाकी दो नीचे a/4 है। आपको k इक्विवेलेंट बताना है बस, इस कॉम्बिनेशन के लिए k इक्विवेलेंट कितना होगा। नहीं मिलता यार। ऊपर वाला एरिया a/2 है, बाकी दोनों a/4 है। इस कॉम्बिनेशन के लिए k इक्विवेलेंट बताना है। सर 15/2 आ रहा है। 15/2 ठीक है। तो जो समेशन ऑफ के ए डिवाइड बाय समेशन ऑफ ए करना है, तो पहले 10a/2 प्लस 4a/4 प्लस 6a/4 डिवाइड बाय टोटल एरिया हो जाएगा आपका a, है ना। तो a से a ये सब कैंसिल कर दो आप, 10/2 हो जाएगा 5, 4/4 1 हो जाएगा और 6/4 हो जाएगा 3/2। तो बच्चों आप जब इसको ऐड करेंगे ना तो एलसीएम ले लो आप 2, तो 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, तो आ जाएगा 15/2। तो k इक्विवेलेंट इसका 15/2 आ जाएगा। अब इसका c इक्विवेलेंट निकालना होता अगर हमें, तो c इक्विवेलेंट लिखते a k एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ये फाइनल आंसर आ जाता c इक्विवेलेंट का। तो या तो बच्चों सीधे सीधे प्लेट्स रख दी जाएंगी या तो ऐसे रखी जाएंगी प्लेट्स, ठीक है। इसमें यह है कि देखिए कोई भी डाइलेक्ट्रिक ले लो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, क्योंकि प्लेट ये मान लो ये प्लेट और ये प्लेट है ना, तो दोनों हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए पैरेलल में कनेक्टेड है। जो पिछला वाला केस था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं थे, इसलिए पैरेलल में कनेक्टेड नहीं मान सकते थे, सीरीज में कनेक्टेड मान सकते थे। तो खैर पैरेलल कनेक्शन के लिए कैसे करना है, सीरीज कनेक्शन के लिए कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। अब इनका कॉम्बिनेशन करेंगे मतलब प्लेट्स के बीच का जो एरिया है उसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि कुछ सीरीज बनेंगे कुछ पैरेलल बनेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। बच्चों हटा दूं मैं ये स्लाइड, लिख लिया अगर आप सबने तो जब भी लिख लीजिएगा बच्चों बताइएगा, मैं हटा दूंगा स्लाइड। ये सर हो गया। ठीक है। एक सवाल है बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए कि जो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स ऐसे हैं और इनके बीच के एरिया को डिवाइड कर दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ डिवाइड कर दिया गया है। ऊपर k बराबर 10 की प्लेट है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो a/2 है, ठीक है। ऑब्वियसली नीचे वाले का ये रिमेनिंग एरिया a/2 ही रहेगा। इधर बच्चों k बराबर 5 की एक प्लेट है और इधर k बराबर 10 की एक प्लेट है, ठीक है। जो दूरी है वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है। इनमें से एक जो दूरी है वो 2 मिलीमीटर है और दूसरी वाली दूरी 8 मिलीमीटर है। मुझे k इक्विवेलेंट बताना है आपको कॉम्बिनेशन का कितना होगा, ठीक है। तो करिए बच्चों सॉल्व, बताइए मुझे k इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का।
अच्छा, इसको तोड़ेंगे आप कैसे बच्चों? तो देखिए ये जो चीज है ना, कोई बच्चों थोड़ा सा बताना चाहेगा कि तो नीचे कैसे? वाला सीरीज में हो जाएगा और सीरीज वाले को फॉलो कर लेंगे फिर तो सीरीज में, देन उसके बाद उसके साथ ऊपर वाले के साथ पैरेलल। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे सीरीज में ये दोनों हो जाएंगे और ऊपर वाले के साथ पैरेलल होगा बच्चों, ये कुछ बनेगा। ठीक है, तो बाकी आपको दिया हुआ है और सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों आप, है ना। तो सीरीज वाले के लिए पहले के इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल वाले का निकाल लीजिएगा। हो गया सर। 55/6 आ रहा है। बच्चों सीरीज के लिए मेरा के इक्विवेलेंट 25/3 आया है, और फिर उसके साथ पैरेलल के लिए करेंगे के इक्विवेलेंट, सो समेशन ऑफ के ए डिवाइड बाय समेशन ऑफ ए, तो 25/3 इंटू a/2 प्लस 10 इंटू a/2 डिवाइडेड बाई ए। तो एलसीएम ले लेंगे, ये बचेगा 6, एलसीएम लेते हैं 6, तो ये बनेगा 25 और 2 3, कितना आ रहा है बच्चों आप लोग का? 55/6 आ रहा है। 55/6 मेरा भी यही आ रहा है, 55/6 ही आ रहा है मेरा भी। बच्चों सीरीज वाले का आप लोग निकालें तो 25/3 आया है क्या आप लोग का सीरीज का? मतलब ये Yes, दोनों सर 100/12 आ रहा था, तो मतलब वही है 100/12 आ रहा था। 100/12 का मतलब वही हो गया ना। Yes. और फिर एक बार आपका सीरीज का आ गया तो इन दोनों का के इक्विवेलेंट आ गया, तो फिर आप ऊपर वाले के साथ के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और इसमें बनेगा क्या, मान लीजिए बच्चों इसमें मैं आपको सी इक्विवेलेंट पूछ देता आप लोगों से सवाल में, तो आप लोग सी इक्विवेलेंट क्या आंसर करते हैं आप इसका? सी इक्विवेलेंट बराबर बताएगा बच्चों कोई आप में से? सी इक्विवेलेंट बराबर 55/6 A epsilon naught by D। बिल्कुल 56 अपॉन डी। बिल्कुल ए के इक्विवेलेंट ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बोलिए बच्चों ठीक है, आएंगे इस तरह के सवाल तो बन पाएंगे आप लोगों से ऐसे कुछ Yes. के इक्विवेलेंट या सी इक्विवेलेंट पूछ लेगा तो। यस सर। इसका एक और बच्चों आपको वेरिएशन दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वो इम्पॉर्टेंट है समझना, कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा। एक प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसमें ना हम लोगों ने 2 हिस्से करें कुछ इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो इधर वाला जो ये वाला पोर्शन है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 10 रख दिया है, और इसकी दूरी जो है कुछ 4 मिलीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और ये दूरी बच्चों कुछ 6 मिलीमीटर ले लेते हैं, और ये मान लीजिए बच्चों जो K2 है ये कुछ ले लेते हैं, लेट्स से 20, और ये K3 है लेट्स से 30। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू है, आपसे पूछ दिया गया कि के इक्विवेलेंट बता दो। बस मुझे आप ये बताइए बच्चों सवाल में, ठीक है, कर तो लेंगे हम लोग, पर तोड़ेंगे कैसे आप बस ये बता दो कि सर ये जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने ये किया था कि ऊपर सीरीज मतलब ऊपर एक अलग था और नीचे 2 सीरीज में थे, तो इसको आप लोग कैसे K2 तोड़ेंगे? और K3 पैरेलल में है। तो K2 and K3 parallel and then K1 and बाकी उसके equivalent दोनों सीरीज में हो जाएंगे। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया, आप ऐसा कह रहे हैं कि ये एक पूरा और फिर ऊपर ऐसा, ठीक है, और फिर ऐसा, यही बोल रहे हैं बच्चों आप लोग? यस सर।
पहले सर पैरेलल ये वाला होगा फिर नहीं, सीरीज वाला। इस तरीके से नहीं हो सकता सर ये इस तरीके से नहीं होगा। सर। ठीक है, इसमें क्या मतलब गड़बड़ है वैसे, अगर आप में से कोई बताना चाहे कि क्या गड़बड़ है या सही है तो ठीक है, फिर कुछ गड़बड़ लग रही हो तो आप मुझसे सर असल डिस्कशन। में दोनों सर दोनों का सर, जैसे ये वाला इसका जो पोटेंशियल है सर, हाँ हाँ बीच में सर पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा ना सर, इसके जब 10 का 4 मिलीमीटर के बाद जो है पोटेंशियल कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, लगता यही है जो आप लोगों ने बताया ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये जो आप लोगों ने बोला है ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब आप लोग जो सोचे एकदम ठीक है, पर ऐसे कर नहीं पाएंगे इसको। कारण क्या है मैं देखिए बताता हूं आपको। ये करने का मतलब ये है कि ये जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, यानी ये वाली प्लेट और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हों। ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में। ठीक है, दोनों ये सेम पोटेंशियल पे होंगी नहीं। थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है सुनने में, पर ये जो ऊपर वाली ये है और ये है, सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। तो ये वाला अरेंजमेंट नहीं कर सकते इस केस के लिए, ध्यान रखिएगा। एक ही केस है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे केस होंगे तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा, नहीं। एक यही केस है जो कॉमनली पूछा जाता है और उसमें जनरली गलतियां होती हैं। तो ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। कारण क्या है सर, है ना, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, तो कारण बताने के लिए बच्चों मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इधर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, है ना। लेट्स से ये हायर वी पोटेंशियल पे है और इधर लोअर पोटेंशियल है, कुछ 0 वोल्ट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस वाले एरिया में, वो अलग होगी। सर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अलग होगी? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है ना। जैसे मान लीजिए बाहर आपने आपके बैटरी लगाने की वजह से जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सिग्मा बार एप्सिलॉन नॉट है बाहर फील्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बच्चों आप लोग कोई आंसर कर पाएगा क्या? इस वाले डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक, बाहर अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Sigma by 2 epsilon naught. 20 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 20 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 30 एप्सिलॉन नॉट, जो भी आप बोलना चाहें, बिल्कुल सही बात। अब बच्चों देखिए, ये पूरी प्लेट, चूंकि ये एक ही प्लेट है ना, पूरा कंडक्टर है, एक ही प्लेट है, तो कंडक्टर में तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो इसमें सेम पोटेंशियल है। यहां पे पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ, जो भी आप लेना चाहें, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, जो भी लेना चाहें, सॉरी, जो भी आप यहां पे पोटेंशियल लेना चाहें। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ भी ले लेता हूं, जैसे यहां पे ले लेता हूं 20 वोल्ट, इस पूरी प्लेट में 20 वोल्ट, और यहां पे मान लेता हूं 10 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। अब बच्चों ये 6 मिलीमीटर थिकनेस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सबको पता है, E इंटू डी होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, दूरी बराबर चलनी है, तो इस लाइन का पोटेंशियल कुछ और आएगा, क्योंकि यहां पे E का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू सेम है 6 मिलीमीटर, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी, और इधर पोटेंशियल बच्चों सेम है, तो इधर का पोटेंशियल अलग अलग आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि E तो अलग है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग आ जाएगी, क्योंकि D सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अलग है, यहां अलग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गई यहां पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, और इधर वाला पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो जाएगा। तो कैसे करना चाहिए सवाल को सर, मैं बताता हूं। देखिए, आप इसको बजाय कि आप ऐसे तोड़ें, ठीक है, ऐसे तोड़ने की बजाय आप इसको इस तरह से कुछ तोड़िए कि इस वाले सेक्शन को ना, इन दोनों को, मतलब इसके 4 हिस्से कर लीजिए आप। तो ऊपर इन दोनों को सीरीज मान लीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ऊपर वो दोनों सीरीज में बनेंगे और नीचे वाले 2 सीरीज में बनेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा, और फिर कॉम्बिनेशन पैरेलल में बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का के इक्विवेलेंट आप अलग से निकाल लीजिए। जैसे इसके लिए आप लिखेंगे तो इसका के बराबर 10 लिखेंगे, और इसकी थिकनेस कितनी है 4 mm। ठीक है, सिमिलरली इसका के बराबर 20 लिखेंगे, और इसकी थिकनेस 6 mm। सिमिलरली इसका 4 mm और के का वैल्यू 10 है, और इसका के का मतलब थिकनेस 6 mm और के का वैल्यू 30 है। फिर इन दोनों का सीरीज में निकाल के फिर पैरेलल करेंगे। तो ऊपर वाले का बच्चों के इक्विवेलेंट मुझे सीरीज में निकाल के बता दीजिए, ऊपर वाले का के इक्विवेलेंट सीरीज के लिए कितना आएगा और नीचे का के इक्विवेलेंट सीरीज के लिए कितना आएगा, मिलके सॉल्व करते हैं।
100/7. कितना आएगा? 100/7. 100/7, ओके। वो जो ऊपर वाले का जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसका आप लोग का 100/7 आया है क्या? किसी का मैच किया है क्या आप लोग का? देख लीजिए एक बार। यस सर, Yes, sir. 100/7 है। और नीचे वाले का बच्चों 50/3 आ रहा है मेरा, वो भी एक बार आप लोग मैच कर लीजिए। यस सर, यही आ रहा था। ठीक है, तो ऊपर सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों 100/7 और नीचे 50/3, और एरिया मैंने दोनों का आधा आधा ले लिया है। ठीक है, तो जब आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो समेशन ऑफ के ए डिवाइड बाय टोटल एरिया, है ना। तो 100/7 इंटू a/2, 50/3 इंटू a/2। तो बच्चों मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा 325/21 आ रहा है। थोड़ा एक बार मैच करिए, और अगर आप लोगों को कुछ और आ रहा है तो फिर से मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसमें सी इक्विवेलेंट, अच्छा सी इक्विवेलेंट अगर पूछा जाएगा बच्चों इसमें सवाल में, तो ए के इक्विवेलेंट ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो दूरी बच्चों यहाँ पे 10 mm है, तो आप 10 mm, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो हो सकता है बच्चों सवाल में आपसे के इक्विवेलेंट पूछ दे या फिर सी इक्विवेलेंट पूछ दे, तो आपको इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। कोई किसी को डाउट हो, घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, पूछ लीजिए, है ना। अब इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, बनेंगे आपको इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैलकुलेट आपसे कराया जाएगा। तो सर बस ये एक्सेप्शन है या फिर ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ये ही एक केस है ना। हाँ, इसका वेरिएशन बन सकता है। वेरिएशन कैसे बन सकता है, अगर आप लोग लिख लीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि वेरिएशन कैसे बनेगा, पर ये अकेला है, ऐसा नहीं है कि और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस एक लौता ऐसा केस है जो परेशान करता है, तो उसको मैंने आपको बता दिया। ये गलत है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा। ये मेथड गलत है, ठीक है, इससे बच के रहेंगे। अगर हमारा ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो इसको 4 पार्ट में तोड़ के फिर 2-2 पार्ट में करके फिर अलग से निकालेंगे। सर हाँ हाँ बताइए बेटा। इसका एक बार शॉर्ट समरी दीजिएगा सर, इससे मतलब उस क्वेश्चन का सर एक बार। हाँ, तो देखिए मैं अगर आपको बच्चों 2 हिस्से में, देखिए एक तो ये हो गया, मैं पूरा अगर आपको समरी देना चाहूँ तो देखिए पहला केस तो बिल्कुल सिंपल कि 2 प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इनके बीच में 2-3 पार्टीशन कर लेंगे। हो सकता है 2 पार्टीशन करें, हो सकता है 3 पार्टीशन करें, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ, ऐसा कर देंगे और आपसे के इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ देंगे। ठीक है, तो जो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो के इक्विवेलेंट आप कैसे लिखते हैं? कोई मेरी मदद करेगा यहाँ पे? मान लीजिए डी आप थिकनेस ले लीजिए टोटल, तो के इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं जब ऐसे D upon D/D1 by K1 upon D2 by K2। बिल्कुल, D अपॉन समेशन ऑफ T बाई K। ठीक है,
दूसरा सिंपल केस बनेगा कि ऐसे पैरेलल प्लेट है, ऊपर कुछ रख दिया है ना, दूसरे में कुछ ऐसा और यहाँ पे कुछ ऐसा। अगर ऐसा बनता है तो के इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं? के इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखा जाएगा? Summation A1 upon A1 plus A2। बिल्कुल। तो इस तरह से आप समेशन ऑफ के डिवाइड बाय ए, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में मैंने आपको दो केसेस बताए हैं, अब इनको थोड़ा ध्यान से फिर से एक बार देख लेते हैं। एक केस तो बच्चों जिसमें आप गड़बड़ नहीं करोगे, 100% आप सही करोगे, वो तो ये है कि ऊपर और नीचे पार्टीशन कुछ इस तरह से कर दिया है। ठीक है, ये तो इसमें तो गड़बड़ होने के चांस नहीं है, आप जैसा आपको लग रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। बस इसमें आप चेंज क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे रख दिया है प्लेट्स, हो सकता है ये प्लेट्स ऐसे रख दे, मतलब सवाल हो सकता है आपको ऐसे बना दे कि प्लेट्स मैंने अभी ऐसे वर्टिकल रखे हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्लेट रख दे और ऐसे डिवाइड कर देगा और ऐसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो फिर आपको यहां समझ जाना है कि यार, और इधर इधर ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों केस सेम ही हैं। मैंने प्लेट्स ऐसे रखी थी, ठीक है, इधर बैटरी लगाना था, उन्होंने प्लेट्स ऐसे रख दी। ठीक है, और बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा केस जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे, वो केस ऐसा होगा कि प्लेट्स ऐसे होगी, ठीक है, बीच में से पार्टीशन होगा और इधर पार्टीशन होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस वाले केस को। ठीक है, तो या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसे प्लेट हॉरिजॉन्टल रख देंगे, मैंने वर्टिकल रखा था, हो सकता है ये प्लेट हॉरिजॉन्टल रख दें, ऐसे एक डिवाइड करके ऐसा कर दें और बीच में से फिर डिवाइड करके एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ऐसा या तो ये केस बनेगा या तो ये। तो जब भी आपको दिख जाए, ऐसा केस दिख जाए ऐसा, तो फिर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। अच्छा, इसमें भी बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये वाली चीज पहले कर दे। ठीक है, ऐसे करे कि ये जो हिस्से हैं इनको पहले दे दे ऐसे। ठीक है, और बाद में ऐसा पूरा करे, तो ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। इसके भी इन तीनों चीजों के 4 पार्ट बनेंगे, 2 ऊपर सीरीज, 2 नीचे सीरीज, फिर कॉम्बिनेशन पैरेलल। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस यही बनेंगे, इतने ही केस बनेंगे, और कुछ आपसे एक्स्ट्रा इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इतने केस ध्यान रखते हैं तो फिर कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं है कुछ भी। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, बताइए। यस सर। सर आप क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, बताइए। पूछ लूं? पूछिए। सर मतलब एक दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बोलिए। सर उसमें क्वेश्चन ये है कि हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उनके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं। तो उसमें हमें डिविएशन रेशियो बताना है डिविएशन का, जब उनको सेम मोमेंटम से फेंका गया है। सेम मोमेंटम से फेंका गया है? यस सर, तो रेशियो बताना है डिविएशन का। डिविएशन का रेशियो बताना है, ओके। यस सर। अब प्रोटॉन है एक, और एक न्यूट्रॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल है। यस सर। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिए डेविएशन मतलब कि कौन अपने पार्ट से कितना डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम Yes, मोमेंटम से फेंका गया है, मास इनटू वेलोसिटी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बोलिए। जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं बच्चों आप, है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जाइए आप लोग, किसी का कुछ डाउट है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल 2He4। ठीक है, तो इसका मास की बात की जाए तो इस पे मास m है, और इसका मास हो जाएगा 2m, और इसका मास हो जाएगा 4m। ठीक है, और तो चार्ज न्यूट्रॉन का ई ही रहेगा ना? हाँ, वही थोड़ा सा मुझे लग रहा था, चार्ज न्यूट्रॉन का ई रहेगा, बिल्कुल ठीक है, Yes, ना, चार्ज न्यूट्रॉन का ई रहेगा। सर और मैंने हम लोग को कैसे कंपेयर सॉल्व किया करना है था। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर मैंने ना ऐसे सॉल्व किया, जैसे जो डिविएशन होता है, टैन डिविएशन, मतलब टैन डेल्टा लिखा है Vy/Vx, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किसी हाँ। भी जगह पे। तो फिर Vy को, क्योंकि हमने इनको मतलब Vy को मैंने AT लिख दिया, और Vx को मैंने Ux लिख दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी और वाई डायरेक्शन में चेंज होगी। फिर AT को मैंने A का फॉर्मूला मैंने QE/m रख दिया। किसका फॉर्मूला आपने क्या रख दिया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला QE/m रख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक्सेलरेशन ये लगेगा। और टाइम को मैंने D/u रख दिया। D/u मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी थी हमारी x डायरेक्शन में।
ओके तो सब करके मेरा जो फाइनल फॉर्मूला आया था वो आया था QED बाई MU। ओके ठीक है, तो अब मुझे उसमें सेम मोमेंटम करना है। हाँ सर आप फॉर्मूला लिख दीजिए पहले। QED/MU ये बना था आपका। यस सर, यस सर। अब Okay. मुझे इसमें मोमेंटम सेम करना है, ठीक तो है। मैंने ना ये MU को सेम कर लिया। MU मतलब कि यही MU को कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि यही तो हमारा मोमेंटम है। ठीक है। सही कह रहे हैं आप यहाँ तक, ठीक है। यस सर। अब उसके एक बाद सेकंड। आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है और डी चली गई दूरी सेम है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है ना? यस सर। ठीक है। और सर MU स्क्वायर आया, MU स्क्वायर। MU स्क्वायर आया है क्या? यस सर। तो मैंने ना इसमें ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई किया एक बार, तब एक तरफ से उससे मोमेंटम सेम कर सकते हैं, और एक बार मैंने ऊपर नीचे UX से डिवाइड कर दिया, तो 2 फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, तो ये आपका ये डेविएशन आ गया मान लीजिए, है ना? QED हाँ, ये आ रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप बिल्कुल मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो M स्क्वायर U स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा M इंटू QED डिवाइड बाय P स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, है ना? यस अब सर। क्योंकि मोमेंटम सबका सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं सबका सेम है, डी का वैल्यू सबका सेम है ना? जितना Yes, वो sir. हॉरिजॉन्टल दूरी तय कर रहे हैं, तो ये सब फर्क नहीं डालेंगे। अब मास और चार्ज फर्क डालेगा, M और Q का प्रोडक्ट, ठीक है? यस सर। सर एक मेथड तो ये हो गया, और मैंने एक बार क्या किया कि दोनों तरफ U से डिवाइड कर दिया था, ऊपर नीचे, एक बार M से मल्टीप्लाई किया, एक बार U से डिवाइड किया, तो उसमें सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा था, मोमेंटम का स्क्वायर कांस्टेंट नहीं आ रहा था। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि ये वाला फॉर्मूला सही है कि नेक्स्ट वाला सही है? नहीं, ये वाला ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देगा। जैसे आप U से डिवाइड कर देंगे ना ऊपर नीचे, तो उसमें तकलीफ क्या हो जाएगी मैं बताता हूँ आपको। QED डिवाइड बाय MU स्क्वायर है, मान लीजिए आपने बोला कि सर ऊपर नीचे U से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा Q इंटू E इंटू D डिवाइड बाय MU और नीचे आ जाएगा U, ऐसा बन यस जाएगा, सर। ठीक है? यस सर। तो अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, सही बात है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं कह सकते ना कि ये कांस्टेंट है। U तो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे भेजा है, ठीक है? मोमेंटम सेम है, ये नहीं सेम है, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे कि मोमेंटम सेम है तो ये पूरी क्वांटिटी सेम है, तो डेविएशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास इनटू चार्ज के प्रोडक्ट पे। तो मास ऑफ चार्ज आपको तीनों का पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। सर इस क्वेश्चन को ना सर ऐसे अगर हम लोग लिख लेंगे सर, केमिस्ट्री का सर एक मतलब उसमें आता है ना E/M के रेशियो से भी निकाल सकते हैं, मिल्कन्स रेशियो को कहते हैं सर, उससे जल्दी निकल जाएगा सर। मिलिकन्स रेशियो से ऐसे वैसे उसमें मतलब वैसे दिखा रहा था सर कि वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं, ये इन्होंने जो मेथड बताया इसमें एकदम मतलब बिल्कुल करेक्ट है इनका, बस ये है कि मास क्यूब, ये वाले मेथड से नहीं जाइएगा आप, है ना? ये गड़बड़ तो कर बस यही डाउट था मेरा कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए। ये वाला होगा ठीक है सर, क्योंकि बस। इसमें U कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है? चेंज होगा। ओके सर, थैंक यू। सर डीपीपी डिस्कशन कब होगा? डीपीपी डिस्कशन चलिए कल कर लेंगे, है ना? हम लोग डीपीपी कल सर, करेंगे, DPP मुझे याद दिला दीजिएगा बस। फाइनाइट लाइन चार्ज वाले क्वेश्चन है सर, वो करने हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? डीपीपी में फाइनाइट लाइन चार्ज वाले क्वेश्चन है, वो भी करने हैं सर। फाइनाइट लाइन के मुझसे पूछ लीजिएगा आप। वैसे देखिए फाइनाइट लाइन के अगर बेटा आपके मैंने बताया है, वैसे आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद हो, 2 बताए थे ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो कर लीजिए अगर हो जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए इनफाइनाइट वाला है ज्यादा, पर अगर मैंने बताया तो है आप कर लीजिए उसको, है ना? सर लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है वो। सिलेबस में नहीं है बिल्कुल, इनफाइनाइट वाला सिलेबस में है, इनफाइनाइट वाला अच्छे से करिएगा। ओके सर एक स्टेटमेंट है इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ये सही है या फिर गलत है? सुपर इम्पोज टू गिव रिजल्टेंट, हाँ तो ठीक है ना। अगर एक पॉइंट पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो उनका नेट रिजल्ट निकाल दीजिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हाँ ठीक है ना सर? हाँ ओके सर हम लोग जिस चैप्टर में सर ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है कैपेसिटर का, जैसे उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है और भी सब सर, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो पैरेलल इधर बताऊंगा, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा है और उसी के पैरेलल कैपेसिटर बनेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना? तो साथ साथ आप कर लीजिएगा, परेशान मत होइए, उसमें कंपेयर हो जाएगा सर। हाँ कंपेयर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।